नमस्कार, देवभूमि दर्शन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि हल्द्वानी से है। आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर धामी हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे। राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद आज खटीमा भी जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। नौसर पुल पर आयोजित छठ पूजा में भी होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज खटीमा भी जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर धामी। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कैलाश जोशी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। कैलाश, मुख्यमंत्री का जो दौरा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सौरभ, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का 2 दिवसीय कुमाऊं दौरा है, जो 10 और 11 नवंबर का है जी। उसमें आपको बता दें कि दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री हल्द्वानी में पहुंचेंगे, जहां राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद 3:30 पर मुख्यमंत्री खटीमा पहुंचेंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां पर नौसर पुल पर आयोजित जो छठ पूजा है, उस छठ पूजा के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री जो है वाइस पुल पर आयोजित छठ पूजा कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। शाम को 5:15 पर जो है मुख्यमंत्री मेला घाट में जाएंगे। मेला घाट में छठ पूजा के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। अगर वहीं बात करें तो 6:30 बजे सीएम अपने निजी आवास नगला सराय खटीमा पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे जी। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है धामी कल 11 नवंबर को जो कार्यक्रम है, उसमें 10:30 बजे अपने बसोरचंद हरिद्वार में पहुंचेंगे जी। वहां पर गोपाष्टमी महापर्व के अवसर पर जो कार्यक्रम रखा है, उसमें प्रतिभाग करेंगे जी। 12:30 बजे मुख्यमंत्री जो है मानूबास पहुंचेंगे। मानूबास में जो 1 दिवसीय कृषि मेला है, उसमें प्रतिभाग करेंगे जी। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री को 12:30 बजे जो है संस्कृत विश्वविद्यालय भादराबाद आना है। भादराबाद आने के बाद वहां पर विद्यालय में जो प्रशासनिक भवन है, उसका लोकार्पण उनको करना है जी। ये तमाम का जो कार्यक्रम जी 3:30 बजे मुख्यमंत्री जो है सिटकुल हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार में रोटी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आवासीय योजना जो है, उसका शिलान्यास करना है जी। 4:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो है ओएनजीसी अम्बेडकर स्टेडियम देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर जनजाति महोत्सव के शुभारंभ के कार्यक्रम है, उसमें प्रतिभाग करेंगे। तो ये 2 दिवसीय जो मुख्यमंत्री का दौरा था, पूरे प्रोग्राम जो 1-to-1 प्रोग्राम है मुख्यमंत्री के, वो इस प्रकार है जी। कैलाश, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल में और कौन कौन शामिल रहेगा? देखिए सौरभ, अगर बात करें तो उसमें हल्द्वानी से कालाडोंगी से जो विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं बंशीधर भगत, वो साथ में रहने वाले हैं जी। साथ में 2 और लोग भी उनके साथ रहने वाले हैं, जो कि उनके मुख्यमंत्री के साथ में प्रतिनिधिमंडल के रूप में रहेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश तमाम जानकारी के लिए। तो आज खटीमा भी जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, और ये दौरे जो 2 दिवसीय दौरा है पुष्कर धामी का, ये हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। तमाम रूप से जो चरणबद्ध तरीके से हमारे संवाददाता कैलाश जोशी बता रहे थे, कार्यक्रम इस प्रकार रहेंगे। खटीमा में भी जाएंगे और नौसर पुल पर छठ पूजा में आयोजन में भी शामिल होंगे। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में पदयात्रा निकालकर राज्य स्थापना दिवस मनाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून में शहीद स्थल पर जाकर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा महिला कांग्रेस, सेवादल, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने भी अलग अलग स्थानों पर उत्तराखंड निर्माण आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को सभी जिला मुख्यालयों में उत्तराखंड निर्माण आंदोलन के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और 21 वर्ष में उत्तराखंड ने क्या खोया क्या पाया, इस विषय पर पदयात्राओं का आयोजन भी किया गया। तो 21 साल का उत्तराखंड हुआ है। देहरादून में जो कांग्रेस है उसने राज्य स्थापना दिवस मनाया है, और जो पदयात्रा जो निकाली है वो भी कांग्रेस की तरफ से निकाली गई है। आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। उत्तराखंड के निर्माण में, उसको अलग करने में, उसके विकास में जिस तरीके से लोगों ने योगदान दिया है। उधर उत्तराखंड राज्य के 21 वर्षगांठ पर मंगलवार के दिन विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से लीगल सर्विसेज कैंप आयोजित किया गया। कैंप में सिविल जज ने जनमानस को उनके अधिकारों और कानूनों की जानकारी दी है।
तो पुलिस ने जनता से नशे से दूर रहने की भी अपील की। वहीं इस दौरान श्रम विभाग की ओर से योजनाओं के बारे में और सहायक समाज कल्याण अधिकारी राहुल ने विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। कैंप में चिकित्सा विभाग ने तकरीबन 76 व्यक्तियों का चेकअप भी किया। आज जो ये मॉडल कैंप लगाया गया है, ये पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन के तहत लगाया गया है और आज जो है हमारे राज्य का स्थापना दिवस भी है। और ये मॉडल कैंप लगाने का पर्पज़ यही है कि सारे डिपार्टमेंट्स को यहाँ बुलाया जाए और जितने भी लोग अगल बगल के क्षेत्र के हैं वो सारे डिपार्टमेंट की जो संबंधित योजनाएं चल रही हैं उनसे लाभ उठा सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तहसील, जिला प्रोबेशन कार्यालय, समाज कल्याण, श्रम विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इवन डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। तो पर्पज़ ये है कि एक ही छत के नीचे सारे डिपार्टमेंट्स को बुला के जो लोग इधर से उधर चक्कर काटते हैं दफ्तरों के, उसे कम किया जाए। इसमें आज जैसे डीएलएसए के द्वारा ये लीगल सर्विसेज कैंप था जिसमें सारे विभाग आए हुए हैं। पुलिस विभाग द्वारा भी अपनी जो नशे संबंधी जो भी परेशानियां शहर में चल रही हैं इसके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। तथा आगे भी जैसे हमने देखा है कि नशा एक तरह से बीमारी है, इसके इलाज संबंधित हमें कदम उठाने होंगे। तो समाज कल्याण विभाग के साथ में मिलकर जो लोग गरीब हैं तथा इस संबंध में जो इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके संबंध में फ्री इलाज के लिए बातचीत की गई है। तथा जज साहब से भी, डीएलएसए के जो अध्यक्ष हैं इनसे भी बात की गई कि आगे जाके इसमें फ्री इलाज भी हो सके और इनको मॉनिटर करा जा सके आगे। तो कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया गया इस स्थापना दिवस में, आप देख सकते हैं। साथ ही जनता से नशे से दूर रहने की अपील भी की गई। स्थापना दिवस पर लीगल सर्विसेज कैंप आयोजित किया गया। तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हल्द्वानी उत्तराखंड की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनता से नशे से दूर रहने की अपील की गई है। उधर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें थल सेना अध्यक्ष विपिन रावत पहुंचे। उन्होंने उत्तराखंड को और सभी प्रदेशवासियों की स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लगातार बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। पहले हमारा इलाका पिछड़ा था लेकिन अब सड़कों में भी विकास हो रहा है, टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, लगातार कार्यों में भी बढ़ोतरी हो रही है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआं पहुंचकर आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पीड़ितों की कोई मदद नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपदा पीड़ितों को आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। हमने केदारनाथ के मामले में ये नियम रिलैक्स कर दिया था। कोई सरकारी जमीन में भी काबिज है तो उसको भी वही मुआवजा मिलेगा जो है निजी भूमि के धारकों को मिलेगा। तो मुआवजा देने में कोई दिक्कत सरकार को नहीं है। उन मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए और अब मुआवजे के साथ साथ इनको जमीन देना भी जरूरी है। कहीं न कहीं बेनाम जमीन निकाल करके शासन को इनको देनी चाहिए जहाँ ये अपना परमानेंट व्यवस्था कर सकें। और एक बात जो लोगों ने यहाँ उठाई है, ये हर साल का मामला हो गया है। एक बार हमने दुर्गापाल जी थे मंत्री, उस समय कुछ तटबंध बनाए थे यहाँ, तो यहाँ कुछ और टीम भेज करके जांच करेंगे और इस पर समय लगेगा लेकिन हम करवाएंगे। और खबरों में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर जो कि देहरादून से है। उपासना एक्सप्रेस ट्रेन पर एक सिरफिरा युवक चढ़ गया। युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। हाई टेंशन तार को पकड़ने से बुरी तरह झुलसा भी है युवक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। देहरादून की ये पूरी घटना, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उपासना एक्सप्रेस ट्रेन पर ये सरफरा युवक चढ़ा। युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। हाई टेंशन तार को पकड़ने की वजह से बुरी तरह झुलसा है ये युवक। आखिर ऐसा इसने क्यों किया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी जिनके जवाब तलाशने भी जारी हैं। देहरादून के हर्रावाला मियांवाला रेलवे स्टेशन पर यह घटना हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में युवक को पहुंचाया गया है उपचार के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। हाई टेंशन तार को पकड़ने से बुरी तरह यह युवक झुलसा है।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूचना पर पहुंची है पुलिस, उसके बाद पुलिस ने इसे अस्पताल पहुंचाया है और देहरादून के हर्रावाला मियांवाल रेलवे स्टेशन की ये घटना बताई जा रही है। एक सिरफिरा युवक चढ़ा, उसके बाद झुलस गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने की उसने कोशिश की है, ऐसी खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल में युवक को पुलिस ने पहुंचाया है। उधर कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट घोटाले के मुख्य आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी ने आरोपी दंपत्ति को दिल्ली से गिरफ्तार किया। दोनों पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी कोविड जांच करने के आरोप लगे थे। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने कुंभ में टेस्टिंग का ठेका मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज दिल्ली सहित कई और लैब्स को दिया था। कथित तौर पर मैक्स कंपनी ने बड़े पैमाने पर फर्जी टेस्टिंग को अंजाम देकर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाई थी। कुंभ 2021 था, इसके दौरान एक फर्जीवाड़ा सामने आया था जिसमें कि कोविड टेस्टिंग के नाम पे कुछ फर्जी लोगों की एंट्रियां कर दी गई थी और उनके टेस्ट दिखाने के बाद सरकार के सामने करीब 4 करोड़ से अधिक के बिल प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें से लगभग 15 लाख का भुगतान हुआ था। और उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इसके मुख्य अभियुक्त थे, जो शरद पंत और मल्लिका पंत हैं, इसके जो केस के मेन अक्यूज जो थे, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है नोएडा से। और जो बेसिकली इसमें जो सारा गड़बड़ घोटाला है वो ये है कि एक तो जो इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया गया वो सही नियमों के हिसाब से नहीं था, और दूसरा जो इनके द्वारा डेटा की जो अपलोडिंग की गई वो फिक्टिशियस थे, मतलब काल्पनिक टाइप के डेटा थे वो थे, और उनके फर्जी बिल जनरेट करके सरकार से पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया गया। उधर केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से गंगा की साफ सफाई के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत ऋषिकेश में गंगा मशाल यात्रा का आयोजन किया गया। नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई और गंगा टास्क फोर्स के कमान अधिकारी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। गंगा मशाल यात्रा 2600 किलोमीटर की दूरी तय कर गंगा सागर पहुंचकर खत्म होगी। ये यात्रा 8 पड़ाव में पूरी होगी। महापौर ने बताया कि गंगा मशाल यात्रा का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को बरकरार रखना है। सबसे पहले तो मैं आज अपने आप को और सभी शहरवासी भी अपने आप को, जितने यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे सेना के जवान अपने हाथों में मशाल लेके गंगा को सुरक्षित, अविरल और निर्मल बनाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से सेना ने मशाल को अपने हाथों में थामा है, तो अब कहीं पे भी कोई संदेह नहीं हो रहा है कि पतित पावनी माँ गंगा को निर्मल बनाने में, अविरल बनाने में कहीं पे कोई समस्या आएगी। सेना की एक बटालियन गठित की गई है जो पिछले 6 सालों से सिर्फ गंगा के लिए ही समर्पित है। इसका नाम है 137 कंबाइंड इको टास्क फोर्स या गंगा टास्क फोर्स। या गंगा के तट में इसकी अनेकों कंपनियां स्थित हैं और इसका मुख्य काम गंगा में पोल्यूशन का मॉनिटरिंग करना, उसको चेक करना, और इसके साथ में जितने भी तटीय इलाके हैं गंगा के दोनों पर में, वहाँ पे 5 किलोमीटर तक वृक्षारोपण करना। और बुलेटिन में यहाँ पर रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। किलोवाट तक जिन्हां दा कनैक्शन है उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ। ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀਤੀ ਆਸਾਨ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਪਿੰਡੂਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ। 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ, ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ। ना दिशा से भटकाना, ना हकीकत छिपाना, जनता तक हकीकत की आंखों देखी पहुंचाना। पड़ताल के लिए तैयार है खबर फास्ट की टीम। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अन्नदाता किसानों का हित सबसे ऊपर है। इसीलिए योगी सरकार राज्य में अलग अलग कृषि कल्याण नीतियों से किसानों को राहत पहुंचा रही है, चाहे वो फसल की समय से खरीद करके भुगतान हो, फसल बीमा के तहत क्षतिपूर्ति हो या फिर ऋण माफी। मैंने ऋण लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऋण माफी योजना चलाई, जिससे कि मेरा ऋण माफ हुआ और मेरी वित्तीय समस्याएं दूर हो गई। योगी सरकार ने किसान कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के तहत 36,000 करोड़ रुपयों से 86 लाख लघु और सीमांत किसानों का ऋण माफ किया, तो साथ ही लगभग 4,25,000 करोड़ रुपयों का फसली ऋण वितरित किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,53,98,000 किसानों के खाते में कुल 37,521 करोड़ रुपए हस्तांतरित। गन्ना किसानों को 1,44,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा का भुगतान हुआ, तो वहीं MSP में लगभग दोगुना वृद्धि करके किसानों से 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीद कर 79,000 करोड़ रुपयों से अधिक का भुगतान किया गया। जो मुख्यमंत्री बने हैं तब से हम किसानों को बहुत सुविधा मिलती है। खाद जो है हमेशा पर्याप्त रहती है, बिजली मिलती है और उसके साथ साथ फसल का और धान और गेहूं क्रय केंद्र बेचने के लिए सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही उद्देश्य, खुशहाल हो किसान, संपन्न हो उत्तर प्रदेश। किसानों की आय दुगनी करने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध। आपके विधायक से सीधा सवाल, लाडवा से विधायक मेवा सिंह के साथ। देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। अंकल प्लीज 25 रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा बेटे। दे दो ना अंकल प्लीज। सॉरी बेटा, इसके पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। आपने क्यों दे दिया सर? जो देश का कल लिखेंगे उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए सर। क्या बात है भाई, अगर तू एजुकेशन को लेकर इतना ही सीरियस है तो ऐसे पैसे देने से अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप प्रोग्राम देश के मेंटर में रजिस्टर क्यों नहीं कर देता? मतलब वहाँ तो किसी बच्चे का बड़ा भाई बनकर उसे गाइड कर सकता है, उसकी कंफ्यूजन दूर कर सकता है, उसे एजुकेट कर सकता है। पकड़ इसको। क्या बुक कर रहे? मेंटरशिप में रजिस्टर कर रहा हूँ। सही। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। बाजपुर के नवनिर्मित स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तराखंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से 2 दिवसीय उत्तराखंड स्टेट गेम्स 2021 का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रवक्ता राजेश कुमार ने स्टेट गेम्स का शुभारंभ किया। प्रदेश के हर जिले की टीमों ने स्टेट गेम्स में हिस्सा लिया है। प्रवक्ता राजेश कुमार ने युवाओं को खेल के प्रति जागरूक भी किया। रूप से आज बाजपुर के लिए भी एक हर्ष का दिन है, जो बाजपुर का मिनी स्टेडियम, नवनिर्मित मिनी स्टेडियम, जिसका लोकार्पण अभी कुछ चंद दिन पहले किया गया था। आज इसकी रौनक बढ़ाने के लिए प्रदेश से विभिन्न स्थानों से 350 से 400 बहन भैया खेलने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और ये जो प्रतिभाएँ हैं ये अपने खेल के माध्यम से अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने प्रदेश और देश का नाम विश्व के मंच पर रोशन करते हैं। तो कोरोना एक ऐसी महामारी जिसने संपूर्ण विश्व को बहुत ही गहरे जख्म दिए हैं और उसके बाद हम सब लोग धीरे धीरे उबर रहे हैं और आज सारी चीज़ें पटरी पे धीरे धीरे आ रही हैं।
तो निश्चित रूप से यह एक अच्छी शुरुआत है। मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ प्रतिभाग करने वाले समस्त हमारे जो एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उधर उत्तराखंड के 22वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा परिसर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने समाज में अपना विशेष योगदान देने वाले 21 समाज सेवियों को सम्मानित भी किया। उधर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में पदयात्रा निकाली। इस कड़ी में हरिद्वार के आर्यनगर चौक से शुरू होकर ये पदयात्रा चंद्राचार्य चौक पर खत्म हुई। वहीं पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के लिए शहीद हुए आंदोलनकारियों को सम्मान देना था। साथ ही पदयात्रा के दौरान कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार को भी घेरा गया। कांग्रेस का साफ संदेश है उन वीर शहीद उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। चाहे वो रामपुर तिराया कांड हो, मसूरी कांड हो, पेशावर कांड हो, हर जगह इन उत्तराखंड आंदोलनकारियों को दिल से सैल्यूट करते हैं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा उत्तराखंड का निर्माण करने जा रही है और पहले भी उन्होंने रोजगार का जो मुद्दा कांग्रेस ने लिया है और अब हम ये कहना चाहते हैं आने वाले चुनाव में कांग्रेस की जब यहाँ सरकार बनेगी तो हम 75% यहीं के युवाओं को रोजगार देंगे और जो युवा है वो इस क्षेत्र से उत्तराखंड से पलायन के लिए मजबूर नहीं होगा। और जो हमारे साथी युवा दूसरे राज्यों में चले गए हैं हम उनके लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। उधर मिशन साल 2022 की तैयारी में जुटी उत्तराखंड बीजेपी इसी महीने से पूरी ताकत के साथ चुनावी मोड में नजर आएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि नवंबर से दिसंबर तक प्रदेश भर में कई बैठकों का आयोजन होना है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। इन सभी के राजनीतिक दौरे के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। वर्षों से हमारे चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन प्रभारी, सह प्रभारी सबके एक विस्तृत रूप से दौरे वो शुरुआत हो जाएगी 11 तारीख से। इसके बाद गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हम लोगों को चर्चा करनी है कब रखना है और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हमें कब रखना है, अन्य मंत्रीगणों का कार्यक्रम कब रखना है। अभी हमारे 252 मंडलों में हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। एक बार हम पहले लगातार इस अपने चुनावी एजेंडे में लेकर उन पर काम किया है, लेकिन अब पुणे हम 252 मंडलों पर फिर जा रहे हैं, 70 विधानसभाओं में जा रहे हैं। हमारे मोर्चों के सारे सम्मेलन भी शुरुआत कर रहे हैं। कल से हमारा जो महासंपर्क अभियान है उसकी शुरुआत भी हम कल से कर रहे हैं, वो भी कल से शुरू होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा चुनावी एजेंडा है, जो हमने एक चुनावी रूपरेखा तय की थी रामनगर में, हम उस पर ही आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।